हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है महाजनपद काल। और महाजनपद काल कब शुरू होता है? ये 600 ईसा पूर्व के आसपास से शुरू होकर के लगभग 323 या 325 ईसा पूर्व तक ही रहेगा। और महाजनपद काल की शुरुआत हम उत्तर वैदिक काल के ठीक बाद से कर सकते हैं। भारत के इतिहास की शुरुआत करते हैं हम प्राग ऐतिहासिक काल से, और प्राग ऐतिहासिक काल के बाद आद्य ऐतिहासिक काल आएगा, और आद्य ऐतिहासिक काल के बाद ऐतिहासिक काल की शुरुआत होगी, और ऐतिहासिक काल के बाद हम यूं कह दीजिए सभ्यताओं के क्रम में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करेंगे, उसके बाद करेंगे वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता के बाद हम जिस टॉपिक पर चर्चा करते हैं या जिस टॉपिक का अध्ययन करते हैं वो है महाजनपद काल। और महाजनपद काल स्पष्ट हो रहा है कि काल ये कब से कब तक रहेगा? 600 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व के बीच बीच का जो टाइम पीरियड है वो महाजनपद काल कहलाएगा। अब ये महाजनपद क्या है तो ध्यान रखना, आर्य लोग जहां जहां बसे उनको कहा गया जनपद, ठीक। और ऋग्वैदिक काल की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में समाज की या प्रशासन की सबसे छोटी जो मूल जो इकाई थी वो थी परिवार, और परिवार से बड़ी कुल कह सकते हो, ठीक। और कुल के बाद अब बात करें ग्राम आएगा, ग्राम के बाद अच्छा ग्राम का मुखिया कौन था? ग्रामणी। और ग्राम मिलकर के किस संगठन का निर्माण करते थे तो वो था विष, और विष का मुखिया कौन था? विषपति। और विष मिलकर के किस संगठन का निर्माण करते थे ऋग्वैदिक काल में तो वो था जन। और जन शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार आता है? 275 बार आता है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो ऋग्वैदिक काल का जन जब विस्तृत हुआ, जब व्यापक तौर पे सामने आया तो वो उत्तर वैदिक काल में किस रूप में सामने आया? जनपद के रूप में सामने, यानी कि जन से क्या बनेगा? जनपद बनेगा। और ये जनपद उत्तर वैदिक काल में अस्तित्व में आते हैं। और उत्तर वैदिक काल के बाद कौन सा आएगा? महाजनपद आएगा, यानी कि जनपदों का विस्तार होगा, और जनपदों की विस्तार की परिणाम स्वरूप जिस संगठन की या जिस संस्था की स्थापना होगी वो क्या होगा? महाजनपद होगा। इस बात को ध्यान रखें। अब ये एक पूरी कहानी है, यानी सबसे छोटी इकाई हमेशा से प्राचीन काल, मध्य और आधुनिक काल में भी समाज की और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हमेशा से परिवार रही है। और परिवार से ये जनपद, महाजनपद, राष्ट्र और वर्तमान तक ही इस प्रकार फैली है। तो इनकी सबसे मूल इकाई परिवार होती है, और परिवार को जब तक संगठित रखा जाए, परिवार को जब तक व्यवस्थित रखा जाए तो सबसे जो मूल इकाई व्यवस्थित है तो सबसे बड़ी इकाई भी अपने आप क्या हो जाती है? व्यवस्थित हो जाती है। इस बात को भी ध्यान रखिए। अब महाजनपद काल की बात करें तो महाजनपदों के अस्तित्व में आने के पीछे सबसे बड़ा जो रोल है वो एक नंबर पर तो कृषि का है। नवपाषाण काल में कृषि कार्य करना मनुष्य ने सबसे पहले शुरू किया, और नवपाषाण काल में कृषि तो शुरू होगी और कृषि का विकास उसके बाद से होता गया और अंत तक आकर के लगभग आप यूं कह दीजिए महाजनपद काल, उसके बाद में कृषि का विस्तार होता गया, और ये मध्यकाल, आधुनिक काल, और अभी तक कृषि का विकास हो रहा है, विस्तार भी हो रहा है, और कृषि अपने स्वरूप को हमेशा बदल भी रही है। तो कृषि, और उसके बाद इसके प्रकटीकरण में किसका दूसरा योगदान किसका था? लोहे का था। यानी कि महाजनपदों के अस्तित्व में पहला रोल तो किसका आएगा? कृषि का, और दूसरा रोल किसका आएगा? लोहे का आएगा। और इसके अलावा बात की जाए तो बहुत सारे विद्वान इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो बौद्ध और जैन धर्म थे, उन बौद्ध और जैन धर्मों की उत्पत्ति और उनके विकास का भी अपने इस महाजनपद काल में बहुत बड़ा योगदान है। कि बौद्ध और जैन धर्म का भी महाजनपद काल या द्वितीय नगरीकरण, इस बात को ध्यान रखें कि महाजनपद काल को किस नाम से भी पुकारा जाता है? द्वितीय नगरीकरण के नाम से भी पुकारा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से पुकारते हैं? प्रथम नगरीकरण के नाम से पुकारते हैं। इस बात को ध्यान रखें क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले नगरों का अस्तित्व हुआ था, या नगरों का अस्तित्व देखने को मिलता है, इस वजह से उसे प्रथम नगरीकरण का काल कहा जाता है। और उसके बाद महाजनपद काल में ये नगर फिर व्यापक रूप ले लेते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं? द्वितीय नगरीकरण के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। अब प्रथम नगरीकरण या सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगरीकरण हुआ था वो किस नदी को आधार बना करके हुआ था, या किस नदी घाटी के आसपास वो नगरीकरण की प्रक्रिया हुई थी? तो उत्तर होगा सिंधु घाटी के आसपास हुई थी। उसके बाद द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया किस नदी घाटी के
या किस नदी बेसिन के आसपास होगी तो गंगा नदी क्षेत्र में ये द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया होगी। इस बात को ध्यान रखना है। यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम नगरीकरण का संबंध यदि सिंधु घाटी से है तो द्वितीय नगरीकरण का संबंध किस से होगा, तो उत्तर होगा गंगा नदी से होगा या गंगा नदी बेसिन से होगा। अब बात करें, अच्छा हम कृषि और लोहे की बात करते हैं, उसके बाद बौद्ध और जैन धर्मों की उत्पत्ति का इस महाजनपद काल में भी योगदान कैसे है। जैसे मान के चलिए बुद्ध और जैन धर्म, बुद्ध और जो महावीर स्वामी थे, इन्होंने अपना अधिकांश जो समय था वो कहाँ व्यतीत किया, नगरों में व्यतीत किया। इस बात को ध्यान रखें, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने अधिकांश अपने जीवन का अधिकांश समय कहाँ व्यतीत किया था, नगरों में व्यतीत किया। इस वजह से द्वितीय नगरीकरण में इनका भी योगदान है। इस बात पर हम कह सकते हैं कि महाजनपद काल में या ये जो नगरों के बड़े बड़े जो नगरों के अस्तित्व में किसका भी योगदान है, द्वितीय नगरीकरण में जैन और बौद्ध धर्म का भी योगदान है। अब बात करें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय व जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इस बात को ध्यान रखिए, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, उनकी राजधानियां भी मिलती है। अब ये 16 महाजनपद कौन कौन से थे, तो काशी, कुरु, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कौशल, पांचाल, मत्स्य, सुरसन, अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज, ये 16 महाजनपद बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलती है। इस बात को ध्यान रखिए। अब 16 में से 15 नर्मदा की उत्तर में है, यानी कि 16 महाजनपदों की बात की थी तो इनमें से 15 जो महाजनपद है वो कहाँ पड़ते हैं, नर्मदा नदी के उत्तर में। और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पड़ता है, एमपी में, मध्य प्रदेश में अमरकंटक में पड़ता है, नर्मदा कुंड से निकलती है। इस बात को ध्यान रखें। और ये कहाँ, इसका मुहाना कहाँ पे है, तो खंबात की खाड़ी में ये अपना जल उड़ेल देती है। इस बात को ध्यान रखें। उसके बाद बात करें, वहीं अस्मक जो महाजनपद था इसके दक्षिण में, यानी कि नर्मदा नदी के दक्षिण में केवल एक जनपद है, एक महाजनपद है, इसका नाम क्या है, अस्मक महाजनपद है। और ये किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित है। और गोदावरी नदी कहाँ, किस राज्य से निकलती है, महाराष्ट्र त्र्यंबकेश्वर से इसका उद्गम होता है। और ये अपना जल कहाँ उड़ेलती है, बंगाल की खाड़ी में उड़ेलती है। इस बात को ध्यान रखें। 8 महाजनपद अकेले यूपी राज्य में थे, यानी कि उत्तर प्रदेश में उस समय के 8 महाजनपद थे, यानी कि सर्वाधिक महाजनपदों की संख्या कहाँ थी, उत्तर प्रदेश में थी, जिसकी संख्या क्या थी, 8 थी। उसके बाद बात करें, इसी काल में निवास व कृषि भूमियों का पृथक्करण हुआ। अब यहाँ एक विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि सबसे पहले मनुष्य ने कृषि कार्य करना शुरू कब किया, नवपाषाण काल में। ठीक, कृषि की वजह से मनुष्य के जीवन में स्थायित्व कब आ गया, नवपाषाण काल में। ठीक, एक बात और ध्यान रखना, संयुक्त परिवार प्रथा या संयुक्त परिवार की विघटन की प्रक्रिया भी कब शुरू होगी, नवपाषाण काल में। यानी परिवार अलग अलग कब हो रहे हैं, नवपाषाण काल में। लेकिन कृषि भूमि और निवास योग्य भूमि कब अलग होगी, तो ये द्वितीय नगरीकरण या महाजनपद काल में अलग होगी। इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद मगध, अवंती, कौशल, पांचाल दो राजधानियों वाले महाजनपद थे। ये विशेष ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कौन ऐसे महाजनपद थे जिनकी दो राजधानियां थी। तो मगध, अवंती, कौशल और पांचाल, ये 4 महाजनपद थे, इनकी दो राजधानियां रही थी। मगध की तो आरंभ में अलग थी और बाद में अलग थी, लेकिन इनकी जो उत्तरी दक्षिणी इस प्रकार से अलग अलग राजधानियां थी। उसके बाद बात करें, इसी काल में शासकों के देवीय स्वरूप को बल मिला। हमने कल चर्चा की थी कि मान के चलिए मनुष्य, आज आपको जो 2022 में मनुष्य का जो स्वरूप दिख रहा है, अगर वो मनुष्य अपनी मूल अवस्था में चला जाए, मूल अवस्था पाश्विक थी या नहीं थी उसको छोड़ दीजिए, मूल अवस्था इतनी जरूर थी कि हम आदिवासी थे, उस अवस्था में चला जाए तो कोई राजा, कोई महाराजा, कोई पीएम, कोई सीएम, कोई विधायक, कोई पुलिस, कोई सेना, कुछ भी नहीं। कोई लड़ाई, कोई विवाद होगा तो उसका निर्णय कौन करेगा, कोई नहीं। मत्स्य न्याय की स्थिति आ जाएगी। आज अगर कोई विवाद होता है तो हम कहाँ जाते, थाने में जाते, कोर्ट कचहरी में जाते, लेकिन उस समय ये था ही नहीं, ये संस्था नहीं थी। तो ये पहले तो इस प्रकार का सिद्धांत सामने आया कि ये राजा की उत्पत्ति के पीछे देवता का पूरा हाथ है, यानी कि ये देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत था कि राजा का चुनाव, राजा का निर्वाचन, राजा का मनोनयन या राजा कोई व्यक्ति कौन बनेगा उसके पीछे सबसे बड़ी पावर कौन होगी, वो देवता होगा, देवता होंगे। इस बात को ध्यान रखें। और उसके बाद मैंने कहा था थॉमस होब्स
लोक और रूसो जैसे कुछ विद्वान आते हैं सामने और वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि सबसे पहले जब मनुष्य अपनी पार्श्विक अवस्था में था, उस समय मत्स्य न्याय की स्थिति थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस की स्थिति थी। तब मनुष्य ने क्या किया कि एक समूह बनाया, मनुष्यों के कुछ वर्ग बने, उन्होंने अपनी पूरी पावर किसी एक व्यक्ति को, एक किसी संगठन को दे दी और उसे क्या बोला गया, सामाजिक समझौता सिद्धांत बोला गया। तो ये कुछ अलग अलग सिद्धांत आते हैं, लेकिन महाजनपद काल की बात करें तो इस काल में कौन से सिद्धांत को बल मिला है, तो देवीय स्वरूप को बल मिला। हम पढ़ेंगे मगध महाजनपद और अलग अलग जो अवंती, कौशल, पांचाल, इनके जो बड़े बड़े सम्राट हुए थे, राजा महाराजा हुए थे, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यज्ञ और उनके यज्ञ के स्वरूप के आधार पर हम ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं वो जो शासक थे वो अपने आप को देवता से संबंध जोड़ते थे। भारत के प्राचीन काल का जो पूरा पूरा शासक वर्ग था और उनके साथ पुरोहित वर्ग था, तो निश्चित सी बात है कि वो अपना संबंध देवताओं से हमेशा जोड़ते आए थे। इस बात को याद रखें। मगध, अवंती, अंग, सूरसेन और काशी, ध्यान रखना 5 मुख्य है ये, हालांकि हो सकते कुछ और भी हो, लेकिन 5 मुख्य है। मगध, अवंती, अंग, सूरसेन और काशी का अस्तित्व रामायण काल से भी माना जाता है। इस बात को विशेष ध्यान रखना कि मगध, अवंती, अंग, सूरसेन, काशी का अस्तित्व रामायण काल से भी माना जाता है। और काशी को मैंने कल भी कहा था कि काशी को पुराणों में ब्रह्मांड का केंद्र और इसके रोम रोम में शिव का निवास कहा गया है। इस बात को ध्यान रखें। और काशी को वाराणसी के नाम का जो आधिकारिक नाम था वो कब दिया गया, डॉक्टर संपूर्णानंद उस समय के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 24 मई 1956 के दिन काशी को वाराणसी का आधिकारिक नाम दिया था। इस वजह से अभी पीछे 24 मई 2022 को काशी का, वाराणसी का या बनारस का 66वां जन्म दिवस भी मनाया गया। इस बात को जान के, और सूरसेन से आप सब इस बात को जानते हो कि इसकी राजधानी क्या थी, मथुरा थी। और सूरसेन से हमारे श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का संबंध है। इस बात को भी ध्यान रखें। तो ये महाजनपद काल के बारे में कुछ जानकारी थी, लेकिन इसके अलावा भी थोड़ी बातें और ध्यान रखना कि जैसे पाणिनि जो थे उन्होंने लगभग 40 जनपदों का उल्लेख किया। अब ये महाजनपदों की संख्या अलग अलग विद्वान और अलग अलग स्रोत अलग अलग बताते हैं। विदेशी विवरण भी इसके बारे में मिलते हैं। जैन और बौद्ध ग्रंथों में कई सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें इनकी संख्या अलग अलग पाई जाती है, लेकिन बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इनकी संख्या 16 मिलती है। और सबसे प्रमाणित जो स्रोत है वो कौन सा है, अंगुत्तर निकाय माना जाता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय सबसे पहले और सबसे प्रमाणिक तौर पर 16 महाजनपदों का उल्लेख करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना। तो ये महाजनपद काल के बारे में थोड़ी चर्चा थी। इसके अलावा जैसे महाजनपद काल में बात करेंगे तो 16 महाजनपदों में कुछ ऐसे महाजनपद भी थे जिनके शासक महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे। जैसे मगध शासक बिंबिसार की बात करें तो मगध शासक बिंबिसार ने तो महात्मा बुद्ध के पास सेनापति बनने का प्रस्ताव भी भेजा था। और इसके अलावा मगध और वज्जी महाजनपद की लड़ाई के दौरान भी महात्मा बुद्ध ने भी कुछ इसमें रोल निभाया था, चाहे वो कूटनीतिक रोल हो, चाहे वो कोई और मंत्रणा संबंधी, रणनीति संबंधी रोल हो, निभाई जरूर थी। इस बात को लेकर बड़े बड़े सेनापति, बड़े बड़े शासक महात्मा बुद्ध के संपर्क में रहते थे। इस बात को भी ध्यान रखना। और इसके अलावा मगध के शासक अजात शत्रु को आधुनिक इतिहासकार किस नाम से संबोधित करते हैं, उग्रवादी। इस बात को रखना, किस शासक के लिए उग्रवादी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो मगध शासक अजात शत्रु के लिए किया जाता है। इस बात को ध्यान रखना। तो ये चीजें थी महाजनपद काल के बारे में। उसके बाद हम जिस पे चर्चा करेंगे वो महाजनपद काल की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।